हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे मैथ्स के, और इसमें आज का ये क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल का क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फिगर गिवन है इसमें ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। और आपको कौन सा एंगल डिटरमाइन करना है, तो एंगल ए पी सी। ए पी सी मतलब ए पी सी, ये एंगल आपको फाइंड करना है। और गिवन है कि डी ए एंड डी सी आर टेंजेंट्स। देखो यहाँ पे डी ए और डी सी क्या हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। और ये गिवन है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। फिगर आपको दिख रहा होगा। अब इसी फिगर में सर्कल में टेंजेंट्स, अगर यहाँ पे पॉइंट एक्सटर्नल ले लेते हैं किसी भी सर्कल में, जैसे ये मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम कोई भी पॉइंट एक्सटर्नल लेते हैं तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रा की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं, और इन दोनों टेंजेंट की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे इक्वल होती है उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, थ्योरम भी होती है। इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, कॉन्ग्रुएंट ऐसे होंगे कि देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है सर्कल और टेंजेंट के बीच में, कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और ये दोनों रेडियस, तो रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल दोनों में हो गया, और ये ओपी साइड की कॉमन हो गई दोनों ट्रायंगल में। और उसके बाद तीसरी चीज़, ये एक साइड भी क्या है, कॉमन है। तो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ से आप कह सकते हैं सीपी से कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और सेकंड चीज़ आप ये भी प्रूव कर सकते हो एक्सटर्नल पॉइंट के केस में, कि क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल 90-90 बनता है, तो ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी ए ओ बी। तो पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। और उनमें से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कि ए और बी पे एंगल कितना बन रहा है, 19। दोनों में 90-90 है, तो इसका मतलब 90 और 90 ये अगर माइनस कर देंगे तो बचे जो रिमेनिंग 2 एंगल हैं, मतलब टेंजेंट के बीच का एंगल और ये सेंटर पे ये जो इंक्लाइंड एंगल है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, सप्लीमेंट्री। मतलब कि एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। ये कैसे आया, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल का सम 360 होगा। 360 में से ये 90 और ये 90 माइनस हो गया, तो ये इन दोनों एंगल का सम कितना बचा, 180 डिग्री। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो फिगर गिवन है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पे देखो 2 टेंजेंट्स हैं, डी से 2 टेंजेंट है, डी ए और डी सी। इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अभी आपको बताया गया कैसे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल डी ए ओ सी, जैसे सेम अभी बताया गया था फिगर में। इस क्वाड्रिलेटरल में अब आपको एकदम क्लियर पता हो गया होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा। अभी बताए थे कि ये दोनों 90-90 होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में जब 90-90 ये माइनस कर देते हैं, टेंजेंट के बीच का एंगल और ये सेंटर वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि आपको ये पता है कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए डी सी की वैल्यू गिवन है कितनी, 50 डिग्री। तो ये 50 प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। कहने का मतलब अगर ये 50 है तो सेंटर वाला कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब फाइंड क्या करना है, ये देखो फाइंड करना है एंगल ए पी सी। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, 2 तरीके हैं इसको करने के लिए। चाहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रा करके कंस्ट्रक्शन से कर सकते हो, या ऐसे ही देखो 9th में थ्योरम एक थी कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड होता है, उस आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल सबटेंड होता है, तो रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल का डबल सेंटर पे एंगल बनता है। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो ये एक आर्क है, आर्क कौन सा है, ए से लेकर के यहाँ पे सी तक। इस पॉइंट का नाम मैं
जेड रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आर्क ए जेड सी, आर्क ए जेड सी दिख रहा है आपको, ए से जेड और जेड से सी। आर्क ए जेड सी के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल ये होगा। सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये बाहर का एंगल। तो अगर ये इंटीरियर अंदर वाला एंगल सेंटर पे 130 है तो बाहर का एंगल कितना हो जाएगा, बाहर का एंगल मतलब रिफ्लेक्स एंगल AOC, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से ग्रेटर यहाँ पे होगा। तो 130 अगर ये है तो ये बाहर का एंगल कितना बचेगा, 360 में से माइनस कर देंगे 130, तो ये आ जाएगा आपका 230 डिग्री। मतलब कि ये बाहर का एंगल कितना आया, 230 डिग्री। ये इतना क्लियर है। कैसे हुआ ये, क्योंकि टोटल 360 होता है कंप्लीट एंगल, ये अंदर का 130 है तो ये बाहर का कितना हो जाएगा 230। अब इस आर्क AZC के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल की वैल्यू कितनी है, 230 डिग्री। तो इसी आर्क AZC के द्वारा, ये जो आर्क है इसके द्वारा इस आर्क के अलावा जो सर्कल का रिमेनिंग पोर्शन है मतलब APC आर्क, इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे P पे पॉइंट लिए हैं तो ये एक एंगल बन रहा है एंगल APC। तो एंगल APC क्या हो जाएगा, सेंटर वाला हमेशा डबल होता है, तो सेंटर पे 230 है तो इसका हाफ ये वाला हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ से क्या लिखना है कि एंगल APC इज इक्वल टू 1/2 एंगल, कौन सा एंगल है, 1/2 एंगल रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पे बाहर कितना बन रहा है 230, तो इसका हाफ हो जाएगा 230 का। तो एंगल APC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 230 का हाफ कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 115 डिग्री। और यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि डिटरमाइन एंगल APC, एंगल APC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 डिग्री। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये भी सर्कल का क्वेश्चन है। इसमें है कि इन द गिवन फिगर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो फिगर गिवन है इसमें ये एंगल कितना है 90 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल है ABC जिसका B वाला एंगल 90 डिग्री मतलब राइट ट्रायंगल है, और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इस तरह से बनाया गया है कि तीनों साइड को टच कर रहा है ये। तो इन पॉइंट्स को मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R, जहाँ पे टच कर रहा है। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गए, P, Q और R। आगे लिखा गया है कि AB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो साइड है AB ट्रायंगल की, ये कितनी है, ये आपका 14 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट थिंग क्या है, BC इज इक्वल टू 48। ये साइड कितनी है, ये साइड है 48 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ इन सर्कल। मतलब इसी R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। R की क्या वैल्यू होगी ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। टेंजेंट्स का क्वेश्चन है ये सर्कल का, और आसान क्वेश्चन भी है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। देखते चलो, बस थोड़ा सा लॉजिकल है यहाँ पे। फिगर पहले समझ लो, फिगर है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल CBA या ABC बोलो, जिसका B वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। अब आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करो। ये जो बन रहा है ROPB, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और अगर रेडियस को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन होती है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस जो है, इन दोनों में कितने का रिलेशन होता है, तो ये परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 90। मतलब OP जो है ये इस BP पे परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना। और ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो, तो ये एक टेंजेंट है, दूसरी टेंजेंट BR, और ये भी रेडियस है, तो यहाँ का एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल ROPB में ये तो पहले से 90 गिवन था, ये 90 आ गया टेंजेंट की प्रॉपर्टी से, और ये भी 90। तो ये फोर्थ वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। ये 90 और ये 90, 270 माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री का। अब इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो क्वाड्रिलेटरल ROPB है, इसके सभी एंगल कितने के हैं 90 डिग्री के। अब अगर सभी एंगल 90 डिग्री के हैं तो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके चारों एंगल 90 हो, तो वो दो ही चीज हो सकता है, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, क्योंकि उसी में होता है कि चारों एंगल इक्वल होते हैं 90 के। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, तो देखो रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है कि सभी एंगल 90 तो होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में, लेकिन
स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं और इसमें अपोजिट साइड, जैसे ये लेंथ है तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ तो ये ब्रेड्थ, लेकिन इसमें अगर एक साइड एल है तो सभी साइड क्या होगी, एल होगी। मतलब कि जो स्क्वायर होता है उसकी एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड इक्वल होती है। देखो ये साथ में लगी हुई है ना दो साइड, ये दोनों सेम सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में जो साथ की साइड होती है वो अलग अलग होती है। देखो एल के साथ वी आ रहा है, एल के साथ वी आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। कहने का मतलब कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 90 और एडजेसेंट साइड इक्वल, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका स्क्वायर। ये बात क्लियर है, बेसिक चीज है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। सभी एंगल 90 हैं और आप देखो तो OR भी रेडियस है और OP भी रेडियस है, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ROPB इज अ स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर की एक खास बात होती है कि इसकी सभी साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब OR इक्वल टू OP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू BR। ये चारों साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, तो ये सभी इक्वल होंगी और किसके इक्वल होंगी, R के, क्योंकि ये R है ये R, अब स्क्वायर हो गया तो ये BP भी R हो जाएगा और ये RB भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है। आगे देखो पूरा कितना है, ये AB 14 है, ये पूरी साइड 14 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन था, और ये BP कितना है, R है। तो आप बताओ AP कितना हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू, फिगर से देखो ये AP कैसे निकलेगा, पूरे 14 में से R माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। मतलब AP इज इक्वल टू आप कह सकते हैं AB माइनस PB। तो AB कितना है 14 और PB कितना है R। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, ये P से लेके A तक की वैल्यू आ गई 14 माइनस R, ये इतना हो गया। अब ऐसे ही सेम यहां पे देखो, ये पूरी साइड कितनी है 48 सेंटीमीटर और ये इतना कितना आया है, R आया है, तो ये कितना बचेगा फिर 48 में से ये R हटा दोगे तो C से लेके R तक की डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब CR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 माइनस R। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं कि साइड CR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CB माइनस RB, और CB की वैल्यू है 48, उसमें से RB R माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 माइनस R। अब यहाँ पे देखो टेंजेंट, अभी आपको बताया गया था कि क्या होता है कि किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट होती हैं, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। यहां से देखो, इस पॉइंट से देखो, ए क्या है, सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स है। यहां से दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, AP और AQ। AP और AQ दो टेंजेंट हैं ये पॉइंट A से, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर ये 14 माइनस R है तो ये भी कितना हो जाएगा 14 माइनस R हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है भाई, A एक्सटर्नल पॉइंट था तो A से दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, AP और AQ। तो अगर ये 14 माइनस R था तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी 14 माइनस R। यही चीज यहां पे लिख सकते हैं आप कि AP जो है वो इक्वल होगा, AP किसके इक्वल होगा, AQ के, और ये किसके इक्वल है 14 माइनस R के। ये इतना हो गया। ऐसे ही सेम देखो यहाँ पे C जो है सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, C से लेके R तक और C से लेके Q तक। तो CR इज इक्वल टू CQ, सेम कंडीशन, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, तो वही चीज फिर से लिखते हैं कि जो CR टेंजेंट है वो इक्वल होगा CQ के, और ये इक्वल होगा 48 माइनस R के। कहने का मतलब अगर ये CR 48 माइनस R है तो C से Q तक भी कितना हो जाएगा 48 माइनस R। ये इतना आ गया, ठीक है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता थी, परपेंडिकुलर 48 था, बेस 14 था, तो जरा हाइपोटेनस की वैल्यू बताओ। हाइपोटेनस का मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 48 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 14 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196, तो यह आ जाएगा आपका 2500। अगर AC स्क्वायर 2500 है तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 का अंडर रूट निकालोगे तो ये 50 आ जाएगा। मतलब हाइपोटेनस कितना है 50 है। तो AC की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AC कितना है 50 है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया।
अब आप एक बात बताओ, ये ए सी यहाँ से लेके तो यहाँ तक है, लेकिन ये बना किससे, सी क्यू प्लस ए क्यू से। तो आप क्या ये नहीं लिख सकते हो कि बाई फिगर ए सी जो साइड है वो किससे मिलके बनी है, तो वो दो लाइन सेगमेंट ए क्यू प्लस सी क्यू से मिलके बनी है। तो वही चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पे सी क्यू प्लस ए क्यू। फिगर से देख सकते हो पूरी साइड ए सी की लेंथ ए क्यू और सी क्यू के इक्वल होगी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है, तो ए सी की वैल्यू अभी फाइंड किए 50 है, और सी क्यू की वैल्यू देखो तो कितनी है 48 माइनस आर है, और ए क्यू की वैल्यू देखो तो 14 माइनस आर है। तो ये आपका हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 48 प्लस 14 करोगे तो ये 62, और यहाँ पे r और r दोनों मिल करके निगेटिव का 2r। अब 2r को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव 2r इज इक्वल टू 62 माइनस का ये 50, और 62 में से 50 जाएगा 12। तो अगर 2r की वैल्यू 12 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2। इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 6। तो रेडियस ऑफ द इन सर्कल कितना आया है, जो रेडियस निकल के आई है वो आई है 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था सर्कल में, यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है आपके सामने आज। ये क्वेश्चन क्या है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है हैज़ इक्वल रूट्स, तो p और k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि -5 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो इक्वेशन क्या गिवन है 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया आपका। अब इसमें क्या दिया गया है कि -5 इसका एक रूट है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -5 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब x के प्लेस पे -5 पुट कर देते हैं, क्योंकि गिवन है कि ये इसका रूट है, तो x जहाँ था वहाँ -5 प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, और ये माइनस का 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 50 माइनस 15 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 35 इज इक्वल टू 5p। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। मतलब कि यहाँ से p की वैल्यू फाइंड हो गई 7। तो पहला काम तो यहाँ पे हो गया कि मैंने p की वैल्यू फाइंड कर ली। क्या किए फिर से देखो, क्वेश्चन में था कि इफ -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन था इसका एक रूट -5 था, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैंने -5 रखा और सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से p की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब उसके आगे क्या दिया गया है, उसके आगे फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में px² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू मैं 7 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 7x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, और 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। ये इतना मैंने कर दिया। तो वो जो इक्वेशन गिवन था क्वेश्चन में इस तरह से, वहाँ पे p की वैल्यू पुट करने की वजह से अब वो इक्वेशन इस तरह से चेंज हो चुका है। आगे पढ़ो, इस इक्वेशन में क्या कहा गया कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो p और k की वैल्यू फाइंड, p तो आ गया है, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन मिला आपको, इसके रूट्स क्या दिए गए हैं, इसके रूट्स हैं इक्वल। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, तो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल दिए गए हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d वो इक्वल टू 0 होता है। d का मतलब क्या होता है b² माइनस, d का मतलब होता है b² माइनस 4ac, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल। तो ax² स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से a b c की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू देखो कितना है, x² के वैल्यू, x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे कितना है 7, तो a की वैल्यू 7। ऐसे ही b की वैल्यू देखेंगे तो 7 एंड c की वैल्यू k। ये a, ये b और ये c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो b² 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 टाइम a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू k
इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हम 49 माइनस 28k इक्वल टू 0। इसका मतलब 28k इज इक्वल टू 49, देयरफॉर k इज इक्वल टू 49 अपॉन 28। ये किसी से डिवाइड होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 7 से, तो 7 4 जा और 7 7 टाइम, तो k की फाइनल वैल्यू जो आई है वो कितनी है 7 अपॉन में 4। तो इस तरह से k की भी वैल्यू आ गई। मतलब क्वेश्चन को आप दो पार्टों में सॉल्व करेंगे। पहले जो कहा गया था इसका रूट -5 है, वो वैल्यू रखे तो यहाँ से p की वैल्यू आई, फिर p की वैल्यू इस इक्वेशन में रखे तो ये इक्वेशन बन गया आपका। और इसमें कहा गया कि इसके इक्वल रूट्स थे, इक्वल रूट्स की कंडीशन हमेशा याद रखेंगे, d इज इक्वल टू 0, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। फिर b और a और c की वैल्यू रखे, सॉल्व किए तो k की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ये सॉल्यूशन हुआ इसका, ठीक है ना।